हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जब भी पोलियो का नाम सामने आता है तो हमें पल्स पोलियो अभियान याद आ जाता है। भारत के अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की, इसके जरिए लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई, घर घर लोगों को पोलियो की दवा भी पिलवाई गई, जिसमें विशेष तौर पर बच्चों को ये पोलियो की खुराक दी जाती थी। और 2014 वर्ष वो रहा जब कहा गया कि भाई भारत से पोलियो पूरी तरह से खत्म हो गया है, भारत पोलियो मुक्त देश बन गया है। तो ये तो भारत के लिए अच्छा था। लेकिन हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। ये अभी भी पोलियो की चपेट में है, और जब यहां पर पोलियो के केसेस आते हैं तो हमारे लिए भी एक बड़ा सरदर्द हो जाता है। अब आप सोचेंगे भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस से हमें क्या दिक्कत है? हमें भी दिक्कत है, क्योंकि भाई पोलियो एक वायरस है, एक विषाणु जनित रोग है, और विषाणु जनित रोग ऐसा रोग है जो कोविड से 4 गुना तेजी से फैलता है और कोविड से भी बहुत छोटा है। ये जल स्रोत के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और हमारी बहुत सारी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। यहाँ के लोग भारत आते हैं, बहुत सारा आदान प्रदान होता है, व्यापार का भी होता है। तो ये वायरस के चांसेस देश में आने के भी बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारे लिए भी एक सरदर्द बना रहता है। अब हुआ क्या है, रिसेंटली हिंदू के एक आर्टिकल को हम यहाँ रेफर करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है ग्रेव कंसर्न है, एक बड़ा ही प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसमें ऑन वाइल्ड टाइप, यहां पर आप पढ़ेंगे तो वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 केसेस इन पाकिस्तान इन एंड अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस का टाइप 1 मिला। इसके 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन ये जो टाइप 1 है, ये विशेष तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही जुड़ा हुआ है, यहां का ये स्थानिक है। और ये जो रोग है, ये बच्चों को बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है, जिनकी उम्र 5 वर्ष या इससे कम होती है। तो अब बात ये होती है कि किसी को, आपको, कई लोगों को लगेगा ठीक है ना, पोलियो किसी को हो गया, फिर उसका इलाज करा के ठीक करा देंगे। तो याद रखना, पोलियो का इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज नहीं होता, इसका बचाव ही हो सकता है। और बचाव का तरीका क्या है? टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है। जैसे आप सारे लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन लिया, तो कोविड के वैक्सीनेशन से क्या हुआ? टीकाकरण करने से हमारी शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, जो वो बीमारी कभी हमारे शरीर में आती है तो उससे लड़ने में सक्षम बना दिया जाता है। इसके 2 तरीके हैं, एक 2 बूंद जिंदगी की, जो आपने देखा कि बच्चों को ओरल वैक्सीन दी जाती थी, मुंह में 2 बूंद पिलाई जाती थी, या फिर इंजेक्शंस के माध्यम से दिया जाता है। तो OPV और IPV ये 2 मेथड हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये केसेस बार बार आते रहते हैं, अभी भी 2023-24 की अगर हम बात करें तो आंकड़े हमें देखने मिल रहे हैं। भारत 2014 में क्लेम करता था कि हमारे यहां से हम भारत पोलियो मुक्त हो गया है। इसका एक क्राइटेरिया है, 3 वर्ष तक अगर कोई भी केसेस नहीं आते हैं तो फिर मान लिया जाता है कि वो देश पोलियो मुक्त हो गया है। तो हमारे यहाँ आखिरी केस 2011 में आया था, उसके बाद 2014 में हमने क्लेम कर लिया कि भाई पोलियो हमारे यहाँ से गायब हो गया, ये बात है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान ये समस्या से क्यों जूझते हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा पोलियो के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो A to Z सारी पोलियो से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलेगी। चालू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप बहुत डिटेल में फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो भी हमारे साथ लेक्चर्स पढ़ते हैं, एक छोटे से टाइम पीरियड में हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कवर करने के लिए, जैसे ये GS पेपर 3 का पार्ट है, इसको कवर करने के लिए आप फाउंडेशन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। 8 जुलाई से ये बैच शुरू हो जाएगा। हिंदी माध्यम में इसकी क्लासेस पॉलिटी से शुरू होंगी। इसमें मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऐप या वेबसाइट को विजिट करिए, इवनिंग बैच का हिस्सा बन जाइए। और कोई भी तरह की समस्या आती है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई डाउट आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पोलियो। और पोलियो को मैंने आपको बताया ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। और ये विषाणु जनित रोग विशेष तौर पर क्या करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। और इस नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के कारण पैरालाइसिस और मृत्यु तक हो जाती है।
ये शरीर में लकवा ग्रस्त बना देता है, विकलांग बना देता है लोगों को, तो इससे दिव्यांग भी हो जाते हैं लोग। और पोलियो जो है, जैसा मैंने आपको इसको बताया, कोविड से अगर कंपेयर करें, कोविड-19 कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो उससे 4 गुना छोटा है और 4 गुना तेजी से फैलता है। तो सबसे बड़ा संकट यही है। अब ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आ जाए या अफगानिस्तान में हम बात करें तो ये दोनों तो हमारे पड़ोसी देश ही हैं, यहाँ से यहाँ के लोग आते रहते हैं। इसके अलावा जल का भी आदान प्रदान है, जैसे राजस्थान की बहुत सारी सीमा, कितनी बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अब यहाँ के कोई जलीय स्रोत हैं तो उससे ये वायरस जा सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लिया जाए किसी बच्चे ने पोलियो का वैक्सीन लिया। जब पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ओरल वैक्सीन दिया जाता है, ओरल वैक्सीन में जो मुख में 2 बूंद पिलाई जाती है, उसमें क्या होता है, जो दुर्बल वायरस का प्रयोग किया जाता है। वो वायरस जिंदा होता है, लेकिन अब मान लिया जाए कि उसको बहुत वीक कर दिया जाता है। अब वीक करने की वजह होती है कि वो शरीर में जाए, बच्चे के शरीर में जाएगा तो शरीर के अंतर्गत एंटीबॉडीज बनना चालू होंगी उस वायरस से लड़ने के लिए। वो इतना मजबूत नहीं होता है कि उसको रोगी बना दे, लेकिन वो वाहक है, वो बच्चा वाहक है। ध्यान से समझेंगे, वो कैरियर है। उसको वैक्सीन जैसी लगी, उसके शरीर में एक जीवित पोलियो वायरस चला गया। वो पोलियो वायरस के लिए शरीर एंटीबॉडी बना लेती है, लेकिन वो बच्चा मान लिया जाए कहीं पर मल त्यागता है, और जैसे पब्लिक प्लेसेस में या खुले में शौच के लिए इसलिए मना किया जाता है, मान लिया जाए वो बच्चा अगर खुले में शौच कर दे रहा है, उसका जो शौच है, जो उसका मल है, उसका जल किसी जलाशय में चला जाए और उस जलाशय का पानी अगर कोई सेवन कर ले तो उसको भी पोलियो हो जाएगा। तो यहां पर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में केसेस आते हैं तो भाई पड़ोसी देशों की और हालत खराब हो जाती है। यहां से लोगों का आदान प्रदान भी होता है, कितनी सारी चीजें पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत के अंतर्गत आती हैं। तो इसीलिए ये चिंता का विषय है। अब यहां पर इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदू के इस आर्टिकल में, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें यही बताया जा रहा है, द एम्बिशियस गोल ऑफ इरेडिकेटिंग वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 बाय 2026 अपीयर्स टू हैव बिकम टफर। एम्बिशियस गोल है एक, किस चीज को, इरेडिकेट करने के लिए। देखिए दुनिया भर में ये वायरस को हटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए ही एक प्रोग्राम है, इसको मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है GPEI। इसको कहते हैं ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ये जो GPI है, इसका लक्ष्य है, 1988 से काम कर रहा है, और इसका लक्ष्य है कि जो WP1 है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, ये जो इसके मैंने आपको बताया 3 अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो टाइप 1 है, इसका लक्ष्य है कि 2026 तक इससे क्या हो जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, विश्व से विमुक्त कर दिया जाए। लेकिन मैंने आपको शर्त बताई कि अगर कोई केस 3 साल तक नहीं आता है, जैसे भारत ने 2014 में तब अपने आप को पोलियो मुक्त माना क्योंकि हमारा आखिरी केस दर्ज हुआ था 2011 में। तो अगर 2026 में ये मानकर चलना है कि इसको हटाना है तो 2023 तक कोई केस, 2023 में आखिरी केस आना चाहिए था, उसके बाद 24, 25, 26 में नहीं आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में केस आ रहे हैं और वही चिंता का विषय है। तो मतलब जो ये लक्ष्य है पूरा ग्लोबल लेवल का कि WP1 हटा दिया जाएगा, वो तो कहीं से भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और वजह है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो देखिए इस आर्टिकल में इसी चीज को दर्शाया जा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एम्बिशियस गोल है, एक लक्ष्य है जिसमें वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 WP1 को कब हटाना है, 2026 तक हटाना है। लेकिन 2026 तक ये हटाने बिकम टफर, ये क्या हो रहा है, कठिन होता जा रहा है, क्योंकि WP1 विच इज एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एंडेमिक मतलब जिस स्थान से वो उत्पन्न हो रहा है। जैसे बासमती चावल या चावल की बहुत सारी प्रजातियां जो है छत्तीसगढ़ से मानी जाती हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो विश्व भर में जहां जहां चावल है वो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसको एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक के लिए हिंदी में शब्द है स्थानिक। तो ऐसे ही बताया जाता है जो WP1 है ये एंडेमिक कहाँ है, ओनली इन पाकिस्तान एंड इन अफगानिस्तान, इज शोइंग
साइंस ऑफ रिसर्जेंस, मतलब ये वापस से इनकी पुनर्वृत्ति पुनरुत्थान होता हुआ नजर आ रहा है सिंस 2023, with Afghanistan and Pakistan reporting 6 WP1 cases each in 2023। यहां पे बताया जा रहा है कि जो WP1 के केसेस हैं ये 6 केसेस पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी आए। देयर वेयर 2 केसेस इन अफगानिस्तान एंड 20 केसेस इन पाकिस्तान इन 2022, यानी 2022 में भी आए। तो 2022 में अगर आखिरी बार कोई केस आया होगा तो मुक्त होने के लिए 3 साल का समय लगता है, तब जाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान कह सकते हैं। लेकिन 2023 में फिर केस आ गए, और इसको हटाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक भी पेशेंट बचा रहेगा तो वो इतना सक्षम है कि वो दूसरों को पोलियो फैला सकता है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए और ज्यादा टफ हो जाता है 2026 का लक्ष्य प्राप्त करना, आप समझ पा रहे होंगे। एंड द टोटल इंसिडेंस ऑफ टाइप 1 केसेस इन बोथ कंट्रीज इन 2023 माइट अपीयर टू हैव नियरली हाफ्ड। तो यहां पर 2023 में जो ये WP1 के जो केसेस हैं वो आधे हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत, लेकिन अभी भी केसेस बचे हुए हैं। अब इसको हटाया जाने का एक ही तरीका है, क्योंकि रोजाना बच्चों का जन्म होता है और उनमें फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो सबसे पहली चीज है टीकाकरण, और टीकाकरण को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं। कई बार वहां पर ऐसी अफवाह है कि बच्चा नपुंसक हो जाएगा, आगे वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, कई तरह के उनको और रोग हो जाएंगे। तो जब वहां पर वैक्सीनेशन की टीम जाती है तो बड़ा भयानक चित्र होता है, लोग भाग रहे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, कई तरह की दिक्कतें होती है। मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहां पर बहुत ईजी नहीं है। जैसे आपने भारत में भी देखा था, जब कोविड की वैक्सीन शुरू में आई थी तो लोगों के अंतर्गत उसका एक्सेप्टेंस नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चीज है जागरूकता की कमी। दूसरा, फाइनेंशियल लेवल्स भी, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए आर्थिक तौर पर भी मजबूत होने की जरूरत होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही कहीं ना कहीं आंतरिक तरह के मुद्दों से जूझते रहते हैं। पाकिस्तान में जैसे बाढ़ का विषय बहुत ज्यादा रहा पिछले वर्ष, अफगानिस्तान के अंतर्गत गृह युद्ध रहा। तो इन सारे विषयों के कारण इन केसेस को कई बार नकार दिया जाता है, कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जो अभी रिसेंटली जो बात आई है 2023 के केसेस की, ये कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहा है। और अभी 2024 तो पूरा हुआ नहीं है। अगर इस साल कोई भी केसेस आ जाते हैं तो जो ग्लोबल इनिशिएटिव का लक्ष्य है कि जिसमें 2026 तक इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा, वो कहीं से भी नजदीक नहीं नजर आता है। इसके बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि WP1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो WP1 जो केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थानिक है, 2023 से पुनरुत्थान के संकेत दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर केसेस WP1 के देखे गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें, लेकिन इस साल पहले से ही अफगानिस्तान में 6 और पाकिस्तान में 5 मामले सामने आने से इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। यदि ये जारी रहा तो दोनों देशों में सामने आने वाले कुल मामले 2022 की संख्या के करीब या उससे भी अधिक हो सकते हैं। और अगर ये होंगे तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त कैसे किया जा पाएगा, और नहीं किया जा पाएगा तो दूसरे देशों के लिए संकट है। क्योंकि मैंने आपको बताया, इसमें अगर एक भी पेशेंट आएगा तो वो इतना सक्षम है कि दूसरों को फैला सकता है, कोविड से 4 गुना तेजी से फैला सकता है। थोड़े से इसकी इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में बात करें तो एक वर्ष याद रखना, 1789 में माइकल अंडरवुड ने पहली बार पोलियो की बीमारी के बारे में बताया, जो इंग्लैंड में बच्चों को शिकार बनाती थी। 1909 में ऑस्ट्रिया में इम्यूनोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, इनका नाम आप लोगों ने ब्लड ग्रुप्स वगैरह में सुना होगा। पहली बार पोलियो फैलाने वाले वायरस की इन्होंने ही पहचान की थी। तो पहचान में कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आता है। इसके अलावा 1987 में रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो से निपटने के लिए अमेरिका में $100 मिलियन का फंड जुटाने का अभियान शुरू किया था। 1987 की बात है। इसके अलावा 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोलियो को मिटाने के लिए ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसको GPEI कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी। तो GPEI की शुरुआत कब हुई है? तो 1988 में हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने उसको डिस्कस भी किया था। 1988 में 125 देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस से संक्रमण के 3.5 लाख केस मिले थे, और तभी से अलग अलग देशों में पोलियो को हटाने के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। अगर हम इसके रोकथाम और इलाज की बात करें तो मैंने कहा, एक बार अगर कोई रोगी हो गया तो हो गया, फिर उसका इलाज संभव नहीं है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये याद रखना। तो इसीलिए बचता क्या है? बचता है, इसको रोका जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, और उसका एक ही तरीका है, वो है टीकाकरण। और यही समस्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान में कि टीकाकरण सभी लोग नहीं लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी फैलती जाती है। टीकाकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे।
जैसा मैंने आपको बताया टीकाकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है, एक ओरल लिया जाता है, मुख में बूंदें पिलाई जाती हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ओपीवी, ये संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दिया जाता है। इसके बाद पहली 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में तथा एक बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा कि ये भारत के अंतर्गत 2 बूंद जिंदगी करके एक ये इनिशिएटिव था पल्स पोलियो अभियान के तहत, जिसमें बच्चों को वहाँ की जो नियरेस्ट उनके हेल्थ सेंटर्स होते थे वहाँ पर या घर घर आकर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते थे। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन था। इस ओरल पोलियो वैक्सीन में जिंदा वायरस होता था, मैंने अभी आपको बताया, और ये जिंदा वायरस इतना दुर्बल होता था कि उस बच्चे को रोगी नहीं बनाता था, लेकिन वो वाहक के तौर पे काम करता था, वो वाहक जरूर रहता था। तो ये बात समझ में आई। और दूसरा तरीका होता है इंजेक्शन के माध्यम से। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है, इसमें मृत वायरस होता है। जब इंजेक्शन से दिया जाता है तो वो मृत वायरस होता है। इसमें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टीटनेस की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में क्या दे दिया जाता है, आईपीवी वैक्सीन दिया जाता है, जिसमें मृत वायरस डाल दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जो टीकाकरण के होते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें खांसी और छींक से मतलब जो इसके लक्षण हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, लेकिन ये लक्षण अगर किसी में है और उस लक्षण से अगर कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में आ गया तो उसको भी रोग फैल जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक, फैलने के तरीकों को अगर हम बात करें तो 2 तरीके से ये फैल सकता है। एक, खांसी और छींक से। खांसी और छींक से निकली लार की बूंदों में भी वायरस रहता है। जब ये वायरस दूसरे के संपर्क में आएगा, वायरस भरी ये बूंदें खांसने वाले या दूसरे लोगों पर गिरती है, वायरस हाथों तक पहुंचता है, फिर नाक मुंह छूने से शरीर में चला जाता है। इसीलिए बार बार हाथ धोने की बात कोविड में रखी गई थी। सेम चीज इसके साथ भी है। वहां रखी खाने पीने की चीजों तक वायरस भरी बूंदों तक पहुंच सकती है और इन संक्रमित चीजों को खाने पीने से संक्रमण हो सकता है। तो एक तरीका है खांसी, मतलब एक ये तरीका होता है जिसके जरिए वायरस दूसरी तरह चला जाता है। दूसरा मैंने बताया मल के जरिए। जब भी छोटे बच्चे मल त्यागते हैं और अगर उन्होंने पोलियो की वैक्सीन ली हुई है, तो पोलियो की जब ओरल वैक्सीन है तो उनके शरीर में वो जिंदा वायरस है, वो वायरस पानी में चला जाता है। तो ये बताया जाता है संक्रमित व्यक्ति के मल से वायरस खेत और पानी तक पहुंचता है, फिर खेत में मौजूद फल और सब्जियों तक वायरस पहुंचता है और इन फल सब्जियों को बिना पकाए खाने से संक्रमण हो सकता है। मल में मौजूद वायरस सीवेज के जरिए बाढ़ के पानी में पहुंचता है और इस पानी के संपर्क में आने वाले वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, मल के जरिए भी और खांसी और छींक के जरिए ये फैल सकता है। भारत और पोलियो की बात करें तो भारत में याद रखना वर्ष 2014 से हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं। 2011 में आखिरी मामला मिला था। 3 वर्ष के दौरान 0 मामलों के बाद भारत वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। तो इंडिया इसको मुक्त कर चुका है। लेकिन मैंने आपको बताया जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये केसेस आते हैं तो हमें डर लगने लगता है, हमारा सर दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि वहां से संक्रमण फैलना बड़ा आसान है, क्योंकि हमारी सीमा बहुत उनके साथ साझा होती है। इसके अलावा ये उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्त हुई जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को देखा गया था। उसके बाद 2014 से हमने मान लिया कि हम पोलियो मुक्त हो गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, अभी भी वहां पे केसेस देखने मिलते हैं। अगर हम भारत का थोड़ा सा सिनेरियो की बात करें तो 1985 का वर्ष याद रखना, इसमें भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पोलियो वाले मामला के देशों में एक था। 1985 के दौरान भारत में पोलियो के लगभग 1.5 लाख केस हुआ करते थे। 1988 में GPAI आया, ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव आया। इसमें भारत WHO के पोलियो मुक्त अभियान में शामिल हुआ। 1995 में बच्चों को दवा पिलाने के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे प्रोग्राम शुरू किया गया, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। 24 लाख वैक्सीनेटर और 1.5 लाख सुपरवाइजर इस अभियान में शामिल हुए। 2011 में भारत में पोलियो का आखिरी केस सामने आया। 2012 में WHO ने भारत को एक्टिव पोलियो वायरस वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया, जहां कोई एक्टिव केस नहीं मिला। इसके अलावा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा मिल गया। तो भारत जो है फाइनली 27 मार्च 2014 से कहने लगा कि हम जो है क्या हो चुके हैं, पोलियो मुक्त हो चुके हैं। तो भारत का ये सफर रहा WHO के अनुसार।
इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भाई भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। यूपीएससी ने 2016 में यह प्रश्न पूछा था। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से जुड़ा है, देश भर में स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए है, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रह के संदर्भ में भारत की खोज के लिए है, या नई शिक्षा नीति के लिए है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या शुरू किया गया, तो मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। दूसरा, अभी यह विषय चर्चा में है कि पोलियो उन्मूलन, पोलियो इरेडिकेशन के लिए के संबंध में खतरनाक पोलियो वायरस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित रह गया है। तो बिल्कुल ये वहीं का स्थानिक है। ओरल पोलियो वैक्सीन में मृत विषाणु होते हैं, नहीं, इसमें जीवित विषाणु होता है लेकिन वो दुर्बल होता है। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी मौखिक रूप से दी जाती है, नहीं, ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती है और इससे विषाणु दुर्बल होता है, नहीं, इसमें मृत होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये वाला आंसर सही है। तो आंसर केवल एक यहां पर सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। क्यों चर्चा में था ये मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं टॉपिक समझने आया होगा। ऐसे ही और भी टॉपिक्स पढ़ने हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। इसके अलावा आप अगर फाउंडेशन बैचेस में फाउंडेशन के तहत साइंस टेक को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस के साथ आप हिस्सा बन सकते हैं। 8 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं ही कवर करता हूं, तो इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्लासेस पॉलिटी से शुरू होने वाली है। फीस मात्र 27,999 है। मनीष लाइव कोड यूज करके 18 बुक्स का सेट इसमें आपको मिलता है। 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप मिलती है, आंसर राइटिंग कार्यक्रम, CSET की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, निबंध लेखन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड तो आप ये मेरी इंस्टा आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर डायरेक्टली जा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF मिलती है। तो एडमिशन रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ सेशन आपको समझने आया हो। अगर आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, जब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।